इंडियन सोसाइटी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आज सिलेबस पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के एग्जाम के स्टेजेस के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा, मेंस के बारे में थोड़ा, और फिर उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। फिर हम लोग आ गए यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, और उसमें हम लोग आ गए पेपर 1, और पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इंडियन सोसाइटी का क्या एरिया है और कितने सवाल लगभग हैं, और इसको हमें देखना होगा कि 250 नंबर में अगर 75 नंबर हमें मिल रहा है तो हमारी तैयारी कितनी गंभीरता होनी चाहिए, ताकि हमको नंबर चाहिए। हमें मतलब नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना बड़ा पढ़ना है, कितना छोटा पढ़ना है, हमें मतलब है कि हमें कैसे मैक्सिमम नंबर निकालना है। अगर हम इस पर कितना समय दें ताकि 75 नंबर के सवाल अगर पूछे जाएं तो हम मैक्सिमम नंबर इसमें पाएं, 50% नहीं, हम 60% अचीव करने का प्रयास करें। तो मेरा पढ़ाने का जो प्रयास होगा, तरीका होगा कि अगर आप अच्छा से काम करते हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर आपको मिले। ठीक है, मतलब 75 नंबर के सारे प्रश्नों को हम लोग पकड़ लें, कोई भी प्रश्न हमारा छूटने नहीं पाए। ये पेपर 1 में है। फिर पेपर 2 में मैं आऊंगा तो सोशल जस्टिस एक हमारा सेक्शन है, वो हम लोग पढ़ाएंगे, तो फिर वहां पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए पहले अब देखते हैं, इंडियन सोसाइटी पर हम फोकस्ड होते हैं, बाकी चीजों को हम लोग साइड में करते हैं। और इंडियन सोसाइटी में हमारा क्या सिलेबस है बच्चा, पहले जान जाओ कि हमें पढ़ना क्या है। हमें समाज के बारे में पढ़ना है। ये समाज क्या है, बहुत सीधी बात है, तो जिसमें हम पैदा लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसी समग्र को हम समाज कहते हैं। सोशियोलॉजी की विषय वस्तु समाज है। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने का काम पॉलिटिकल साइंस करता है। इकोनॉमिक सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने का काम इकोनॉमिक सिस्टम करता है। उसी तरह से सोसाइटी के मैकेनिज्म को समझने का काम सोशियोलॉजी करता है। हर विषय का अपना विषय वस्तु होता है, सोशियोलॉजी का अपना विषय वस्तु है सोसाइटी। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, एक पे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम जनरल पॉलिटिकल सिस्टम और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और पेपर 2 में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब हम इस समाज को पढ़ते हैं तो एक हो गया मैकेनिज्म ऑफ सोसाइटी और दूसरा हो गया मैकेनिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमें जीएस में जिस सेगमेंट पर फोकस्ड होना है वो सेगमेंट है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज, उसका मैकेनिज्म, उसका बनावट, उसका कंपोनेंट, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है बच्चा। हमारा सिलेबस क्या अपेक्षा करता है, क्या देता है पढ़ने के लिए, कि क्या क्या चीज हम पढ़े, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और हमारे सिलेबस में 8 टॉपिक दिए हुए हैं जिसको कि हम लोगों को पढ़ने की अपेक्षा की जाती है, या कहो तो 8 पार्ट में सिलेबस को बांट दिया। टॉपिक 8 ही नहीं है, टॉपिक बहुत है, लेकिन 8 पार्ट में सिलेबस को बांटा गया है। यह है आपका सिलेबस। और इस सिलेबस का जो हमारा पहला पार्ट है वो है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत सीधा सीधा बात है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। अब इस टॉपिक को हम बहुत सहज तरीके से भी पढ़ सकते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो एक क्लास में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हो सकती है, लेकिन भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं खंड से सवाल जैसा पूछा गया है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर सवाल पूछा गया, फैमिली सिस्टम पर वर्क एट होम का क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर सवाल पूछा गया। डिवोर्स फैमिली सिस्टम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो फैमिली सिस्टम और मैरिज सिस्टम तो हमें जानना ही होगा, जो भारतीय समाज की विशेषता का एक कंपोनेंट है। विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, और विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था पर अगर हम जानते हैं तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंटेम्प्रोरी इश्यूज भी हैं, चीजें भी हैं। लिव इन रिलेशनशिप आज भारतीय विवाह परिवार व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मुद्दा है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपका समलैंगिक विवाह पर निर्णय को रिजर्व रखा है। आपने सुना होगा 10 दिनों तक 5 जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे को पर सुना है,
बहस हुई है और बहस के बाद इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है। ये निर्णय कभी भी आ सकता है। हमारे यहां समलैंगिक संबंधों को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध घोषित किया गया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के द्वारा समलैंगिक संबंध रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं है, लेकिन समलैंगिक संबंध रखने वाले जो भी गे या लेस्बियन कपल्स हैं, वो चाह रहे हैं कि हम साथ में समलैंगिक संबंध रखते हुए साथ में एक फ्लैट में रहें, तो हमें विवाह का दर्जा भी मिलना चाहिए, विवाह का मान्यता भी मिलना चाहिए। ये तो एक लड़ाई है, ये तो पहली लड़ाई है कि अपराध की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अभी तक इसको गलत माना जाता था। उनकी लड़ाई है कि इसमें हमारी गलती क्या है, नेचर ने ही हमें ऐसा बनाया है। अभी तक हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि ये नेचर ने नहीं बनाया, ये बायोलॉजिकल डिफॉल्ट नहीं है, नेचुरल डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है, जहां एक स्त्री को किसी विपरीत लिंग के प्रति, पुरुष के प्रति आकर्षण होता ही नहीं, या एक पुरुष को विपरीत लिंग यानी स्त्री के प्रति आकर्षण होता ही नहीं है। यौन आकर्षण वो समान लिंगियों में महसूस करता है। एक पुरुष को पुरुष के साथ प्रति यौन आकर्षण होता है, एक स्त्री को स्त्री के प्रति यौन आकर्षण होता है। ऐसा ही होता है, उसमें दोष क्या है? बट अभी तक का समाज का इतना प्रेशर था कि कोई इस तरह का व्यक्ति अपने इस कमियों को, या कहो तो आप नेचुरल या बायोलॉजिकल डिफॉल्ट को किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। समाज उसे खराब मानता था, धर्म उसे पाप मानता था, कानून भी उसे अपराध मानता था। एक लंबी लड़ाई दुनिया में लड़ी गई, भारत में भी ये लड़ाई लड़ी गई। दुनिया के कई देशों में समलैंगिक संबंधों को लीगलाइज कर दिया गया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। भारत में भी समलैंगिक संबंधों को फाइनली सरकार ने इस बात को समझा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और 2018 में इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन दुनिया के कई देशों में समलैंगिक विवाह को भी लीगलाइज किया गया, यानी गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज को लीगलाइज किया गया। यहां पर भी इनकी मांग है कि हम लोगों को भी विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि हम साथ साथ रह रहे हैं और अगर हमारा ब्रेकअप हो जाए, कोई एक दूसरे की पिटाई करने लगे, तो क्या घरेलू हिंसा अधिनियम का लाभ हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। दत्तक ग्रहण कानून में और जो भी उसमें प्रावधान है, उसमें समलैंगिकों को गोद लेने का अधिकार नहीं। अगर एक समलैंगिक साथ में रहते हैं तो बुढ़ापे का एक सहारा चाहिए, एक बच्चा चाहिए, और उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का उनको दर्जा नहीं दिया गया है। समलैंगिक विवाह को लीगलाइज नहीं किया गया है। इनको सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा कराने का अधिकार नहीं है। हाल में बहुत सारे नए नए नियम आए, नए नए चीजें आई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण सरोगेसी के माध्यम से भी बच्चा पैदा करने का प्रावधान है। सरोगेसी पर नया हाल में कानून आया है 2021 में, लेकिन वहां पर भी समलैंगिकों को सरोगेसी से बच्चा पैदा कराने का अधिकार नहीं है। ये सारे बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो इनको नहीं दिए गए हैं। इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि समलैंगिक संबंध को या समलैंगिक विवाह को भारत का कानून अभी मान्यता नहीं देता है। इसीलिए वो लड़ रहे थे और फाइनली 10 दिन का 5 जजों की बेंच ने इस बहस को सुना है और निर्णय सुरक्षित रखा है। तो समलैंगिक विवाह आपके लिए करंट अफेयर्स विवाह से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमें देखना होगा बच्चा कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को हमें कैसे समझना है, कहां से सवाल पूछता है। क्योंकि जब हम भारतीय समाज के लक्षण को पढ़ते हैं तो साफ साफ दिख रहा है विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था। अब विवाह व्यवस्था क्या है, उसके क्या लक्षण है, परिवार व्यवस्था क्या है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या है, क्या लक्षण है, ये अगर हम पढ़ लेते हैं। और सवाल पूछ रहा है कि कोविड पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में वर्क एट होम शुरू हुआ, बच्चे भी घर में रहने लगे। जो पति 9 घंटे 10 घंटे घर के बाहर रहता था वो भी घर में रहने लगा। उनकी अनुपस्थिति में पत्नी एक बार लंच बना के भेज देती थी और आराम से टीवी देखती थी। अब सिर पे बेटा भी बैठ गया, पति भी बैठ गया, तो पारिवारिक संबंधों पर क्या इसका कोई असर पड़ा है? पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? इस तरह के जब सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका आंख, नाक, कान सब कुछ खुला रखना होगा। अगर आपका दिमाग, आपका आंख, आपका कान बिल्कुल ओपन नहीं है तो आप इस तरह के प्रश्नों को पकड़ नहीं पाओगे कि कैसे इसको हम पकड़ें और कैसे हम इसका आंसर राइट करें।
तो हम लोगों की क्लास का यही पर्पस होगा कि वो समझ विकसित करें हम आपके अंदर, ताकि आप भी अपने समझ से बहुत सारे टॉपिक को कैच कर सकें और उस पर आंसर राइट कर सकें। मैं इसलिए बार बार हृदय से खान सर को थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों की टीम को जुटाना एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि एक्सपीरियंस, अनुभव किसी भी चीज में, खास करके अगर हम देखें, आपका मेडिकल है, आपका वकालत है, आपका टीचिंग है, ये सब सर्विसेज ऐसे हैं जिसमें एक्सपीरियंस काफी काम देता है। क्या पढ़ना है, पढ़ा देना तो आसान चीज है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके साथ जब तक एक्सपीरियंस टच नहीं होगा तब तक हमको वो समझ विकसित नहीं होगी। ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। जाति इसी में पढ़ेंगे, दलित आंदोलन पे सवाल पूछा गया है, इसी में पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, देखने में छोटा है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा समय आपका इसी टॉपिक में लूंगा। ठीक है। दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। पहले वाले में तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, भारतीय समाज के लक्षण, परंपरागत भारतीय समाज के लक्षण, आधुनिक भारतीय समाज के लक्षण। इसमें विवाह, परिवार, जाति, धर्म सबके बारे में पढ़ेंगे, उन सबसे जुड़े इश्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज राजनीति में धर्म की भूमिका बढ़ी है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच रिलेशन बढ़ा है, ये कहां कवर होगा? यही कवर होगा, यही हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से आपका दूसरा टॉपिक है भारत में विविधता। भारत एक समरूपीय समाज नहीं है। डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये डाइवर्सिटी के कई डायमेंशन है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, कई धर्म के लोग हैं, और ये धर्म के लोग भी कई कल्ट और सेक्ट में बटे हुए हैं। और मैंने आपको दिखाया था सेक्ट से सवाल है, 2022 का एक सवाल मैंने दिखाया था, पंथ से सवाल है। कई कल्ट और सेक्ट में बटे हुए। धार्मिक विविधता, प्रजातीय विविधता, कहीं लंबे लंबे हैं तो कहीं नाटे नाटे चपटे चपटे, कहीं मंगोलाइड है, कहीं नार्डिक है, निग्रीटो है, ऑस्ट्रोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, ये सब रेस है। और भारत में एक रेस के नहीं, कई रेस के लोग रहते हैं। रेशियल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता। कहीं लोग का हो का हालबा भोजपुरी बोलते, कहीं लोग हिंदी बोलते, कहीं लोग मैथिली बोलते, तो कहीं लोग उड़िया बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। इन राज्यों में चले जाओगे तो उनका जो आवाज है वो आपको समझ में नहीं आएगा, उनकी बोली, उनका भाषा आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। वो यहां आ जाएंगे, उनको नहीं पल्ले पड़ेगा। ये भाषाई विविधता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। उसी तरीके से अगर हम देखें, तीसरे स्तर पर अगर हम जाते हैं, धार्मिक विविधता, प्रजातीय विविधता, भाषाई विविधता, जनजातीय विविधता। भारत में ट्राइबल कम्युनिटी भी बहुत सारे डाइवर्सिटी से भरपूर है। जनजातियां मानव समाज के उद्विकास क्रम में, जब बंदर से हम मानव बने, तो मानव बनते समय जो पहला वाला मानव समाज आया बच्चा, उन्हीं को हम आदिम जाति कहते हैं। जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे, खाना बदोशी जिंदगी जीते थे। खाद्य संकलन, शिकार, यही उनकी इकोनॉमी थी। इन्हीं को हम आदिम जाति, आदिवासी, जनजाति कहते हैं, और मानव समाज के उद्विकास क्रम में सबसे पिछड़े समुदाय के रूप में देखते हैं। ये जनरल डिफिनेशन है जनजाति का, ट्राइब्स का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स का कोई डिफिनेशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कह दिया गया है कि हमारा भारत का राष्ट्रपति जिस किसी को भी ट्राइबल कम्युनिटी घोषित कर दे वो ट्राइब्स होगा। आर्टिकल 342 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को जनजाति समुदाय के रूप में घोषित कर सकता है, उसको शेड्यूल्ड कर सकता है, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन अगर वास्तव में हम भारत के जनजातीय समुदाय को देखते हैं तो गोंड है, हो है, झारखंड में अलग अलग जनजातियां हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो गारो है, खासी है, जयंतिया है, मेघालय की ये जनजातियां हैं। नागा, नागालैंड की जनजाति है। कुकी, मणिपुर की जनजाति है। मिजो, मिजोरम की जनजाति है। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, भील। तो पूरे भारत में टोडा, कुरुम्बा, कई जनजातियां भारत में है। तो जनजातीय विविधता भी भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता। उसी तरीके से जातीय विविधता, हिंदू समाज एक जाति आधारित समाज रहा है।
और इस हिंदू समाज में यह समाज कई जातियों में बटा रहा है। तो कास्ट डाइवर्सिटी भी भारतीय समाज की विविधता है। इस तरह की सामाजिक विविधता को हम इस टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये डाइवर्सिटी हमारे इंडियन सोसाइटी को किस तरह से प्रभावित करती है। इस डाइवर्सिटी का हमारे इंडियन सोसाइटी पर पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह का प्रभाव है। डाइवर्सिटी पॉजिटिव भी प्रभावित कर सकती है, डाइवर्सिटी नेगेटिव भी प्रभावित कर सकती है। खास करके जब हाल में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जहां ग्लोबलाइजेशन ने एथनिसिटी को बढ़ाया है, हर समूह, हर जनजातीय समूह, हर भाषाई समूह, हर धार्मिक समूह अपने एथनिक सेंटर की तरफ पोलराइज हो रहा। हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम गारो, हम खासी, ये फीलिंग लोगों में बढ़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी समाज को नेगेटिवली भी प्रभावित कर रहा है। ये डाइवर्सिटी अगर नहीं होती, सारे के सारे हिंदू होते तो खालिस्तान की मांग नहीं होती, सारे के सारे हिंदू होते तो अलग आजाद कश्मीर की मांग नहीं होती, सारे के सारे हिंदू होते, जनजातियां नहीं होती तो नागा जनजातियों द्वारा ग्रेटर नागालैंड की मांग नहीं होती। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो इस डाइवर्सिटी से जुड़े हुए। हमें देखना है कि इन जनजातीय या जातीय या प्रजातीय विविधता का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या नकारात्मक प्रभाव है। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें महिला और महिला संगठन की भूमिका। महिला और महिला संगठन की भूमिका। किसी भी समाज की अगर हम बात करें तो समाज के दो पार्ट हैं, पुरुष और महिलाएं। और आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चा कि महिला आधी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, महिला आधे भारत को रिप्रेजेंट करती है, महिला आधे भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करती है। तो इनकी चर्चा के बिना किसी भी समाज का अध्ययन अधूरा है। इसलिए हम इंडियन सोसाइटी में जब पढ़ रहे हैं तो इंडियन सोसाइटी में महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी समस्याओं और उनसे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे, समस्या समाधान के लिए उनके लिए किए गए आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। महिला आपका दो जगह पढ़ना है बच्चा, एक पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में, एक पेपर 2 में सोशल जस्टिस में। दोनों जगह पर डायमेंशन अलग है। यहां पर जो टॉपिक है वो है भारत में महिला और फिर महिला संगठन की भूमिका, यानी जो महिला आंदोलन है, महिलाओं के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर के न केवल आंदोलन किया गया बल्कि आज भी जारी है। तो भारत में महिला आंदोलन पेपर 1 का एक प्रमुख टॉपिक है। और जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे महिला आंदोलन तो हम पूरे महिला के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने जो आपको सिलेबस भेजा, विषय सूची भेजा है, उसमें आप देखिएगा तो महिलाओं के सारे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है और एक ही जगह कवर कर लिया। वो पेपर 1 का ही केवल विषय सूची नहीं है, महिला वाला जो टॉपिक है उसमें पेपर 2 को भी मैंने कवर कर लिया, क्योंकि वो मुझे को पढ़ाना है। वहां पर हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, सोशल जस्टिस के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। एक पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में महिला एक कमजोर समूह रही है। फलतः ऐतिहासिक रूप से ये महिलाएं कई तरह की समस्याओं से ग्रसित रही है। आजादी के बाद एक समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को लक्षित किया गया। आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण के द्वारा लिंग असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया और एक आदर्श समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया गया। और इसके लिए संवैधानिक प्रयास किए गए, इसके लिए वैधानिक प्रयास किए गए, इसके लिए नीतिगत प्रयास किए गए और इसके लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम बनाकर प्रयास किए गए। तो भारत में महिलाओं से जुड़ी क्या समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किया गया, क्या वैधानिक प्रावधान किया गया, क्या महिला विकास से संबंधित पॉलिसी है हमारी, नीति है हमारी, और क्या इनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर महिलाओं से जुड़े हुए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, या फिर 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण के अगेंस्ट में जो कानून बनाया गया उसके क्या प्रोविजन है, उसके द्वारा किस तरीके से महिलाओं का रक्षोपाय किया जा रहा है। ये सब सेकेंड पेपर का पार्ट है महिलाओं से।
तो हम दोनों पेपर के पार्ट को महिलाओं को क्लब कर देंगे, तो एक पूरे भारत में महिलाएं करके एक टॉपिक क्रिएट हो जाएगा और हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे बच्चा कि आपका एक निबंध भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं आपके निबंध का एक प्रमुख टॉपिक रही है और अक्सर इन पर भी निबंध पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको अच्छा से तैयार कर लेते हैं तो हमारा निबंध के लिए भी हम मजबूत रहेंगे और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महिला के सेक्शन को हम लोग अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है जनसंख्या संबंधी मुद्दे 1, 2, 3 और 4। कहा जाता है भारतीय समाज की चर्चा अगर हो और 1951 से 1971 तक के जनसंख्या विस्फोट की चर्चा नहीं हो तो फिर भारतीय समाज का अध्ययन अधूरा है। हालांकि जनसंख्या आपके ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है और ज्योग्राफी वाले सर भी डेमोग्राफी को पढ़ाते हैं, बट उनका नजरिया जो होता है जनसंख्या का वो भूगोल वाला नजरिया। हम जनसंख्या के सोशल डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। हमेशा याद रखना बच्चा, हर घटना का एक सोशल डायमेंशन होता है, हर घटना का, हर विषय का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। हमारा पर्सपेक्टिव सोशल है। अगर हम एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, सपोज करो एक अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड मशीन का अध्ययन अगर एक इंजीनियर करेगा तो अल्ट्रासाउंड मशीन के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेगा। ये उसका नजरिया है, ये उसका पर्सपेक्टिव है। अल्ट्रासाउंड मशीन का अध्ययन अगर एक अर्थशास्त्री को दे दिया जाए तो ये देखने का प्रयास करेगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन को बनाने में क्या लागत खर्च आया है, क्या इसका प्राइस रखा जाए, क्या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाए, क्या रिटेलर को दिया जाए और कितना फायदा इससे हो सकता है। अगर कोई ये बात बता रहा है तो क्या कहोगे? उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण, उसका पर्सपेक्टिव अल्ट्रासाउंड मशीन को देखने का क्या है? अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण। उसी तरीके से अगर एक डॉक्टर इसको देखता है तो ये देखेगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन से के प्रयोग से किस किस तरह के रोग का इलाज किया जा सकता है, कैसे पेट के अंदर बच्चे के रोग की पहचान इसके माध्यम से की जा सकती है और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। और इसी अल्ट्रासाउंड मशीन का अध्ययन एक समाजशास्त्री करेगा तो इसके सामाजिक आयामों को देखने का प्रयास करेगा। वो देखेगा कि भारत में कैसे अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रयोग ने मातृत्व दर, मृत्यु दर को कम कर दिया, शिशु मृत्यु दर को कम कर दिया, पेट के अंदर बच्चों का इलाज किया, पेट के अंदर बच्चों को बचा भी लिया, बच्चे की मृत्यु दर भी कम हुई और मां की मृत्यु दर भी इसके कारण कम हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी अल्ट्रासाउंड मशीन के कारण पेट के अंदर ही भ्रूण के लिंग की पहचान संभव हो सकी कि वो भ्रूण मेल है या फीमेल है, और फीमेल की पहचान करके पेट के अंदर ही उसको मार दिया गया। कन्या भ्रूण हत्या इससे संभव हुई है, जिससे भारत में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है, लिंगानुपात में कमी आई है। इसके लिए भी ये अल्ट्रासाउंड मशीन जिम्मेदार है। ये जो अप्रोच है, ये जो दृष्टिकोण है, ये जो नजरिया है, ये जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है, यही हमारा परिप्रेक्ष्य है। हम हर घटना के सोशल डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे, जनसंख्या के भौगोलिक डायमेंशन को देखने का प्रयास भूगोल में किया जाएगा। 2 टॉपिक ऐसा है, जनसंख्या और नगरीकरण, जिसको कि वहां भी पढ़ाया जाएगा, बट वहां पर उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, हमारा पर्सपेक्टिव वहां छूटेगा तो हम देख लेंगे, तो हम लोग आपस में तय कर लेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी इसके कारण नहीं आएगी। और हम लोग इसके सोशल डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। भारत में जब भी हम जनसंख्या को देखते हैं तो जनसंख्या के जितने भी कंपोनेंट हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं। जन्म दर समाज से जुड़ा हुआ है, मृत्यु दर समाज से जुड़ा हुआ है, उच्च जन्म दर या उच्च मृत्यु दर का कारण कहीं ना कहीं समाज है। तो हम देखेंगे कि भारत में उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, इन सब में समाज की क्या भूमिका है और इसका समाज पर क्या प्रभाव है। भारत में 1891 से लेकर के 1921 तक जनसंख्या में कोई वृद्धि बहुत नहीं दर्ज की गई, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जन्म लेते थे उतने ही ज्यादा लोग मरते थे। जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था, बर्थ रेट भी उच्च था और डेथ रेट भी उच्च था, हाई था। बट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ,
मेडिकल साइंस का विकास हुआ, इलाज शुरू हुआ और हम लोगों ने मृत्यु दर को नियंत्रित करना शुरू किया। बट जन्म दर उच्च का उच्च बना रहा। 1921 से दिखाई देता है कि मृत्यु दर में कमी आने लगी। तो 100 बच्चे पैदा लिए और मरने वाले को हमने रोक दिया, 80 को ही मरने दिया, तो 20 प्लस हुए। हर साल प्लस होते गए, प्लस होते गए। 1921 के से लेकर के 1951 तक, 1951 तक मृत्यु दर में थोड़ा नियंत्रण हम कर पाने में सफल हुए। लेकिन 1951 के बाद डेथ रेट में हमने काफी हद तक कंट्रोल किया और 51 में तो हमने लगभग बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया। बट जन्म दर उच्च का उच्च रहा। तो जन्म दर उच्च और मृत्यु दर काफी कंट्रोल, जनसंख्या यहीं से बढ़नी शुरू हुई और 1951 से 1971 के पीरियड को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। इसने न केवल हमारे भारतीय सामाजिक जीवन को प्रभावित किया बच्चा, बल्कि भारत के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला। इस पीरियड में नियोजित विकास की प्रक्रिया जो हम लोगों ने शुरू किया वो कम पड़ गया। इतने लोग पैदा हुए तो जनसंख्या भी हमारे इंडियन सोसाइटी को समझने का एक प्रमुख पक्ष है, एक प्रमुख विषय वस्तु है, जिसको हम लोग इसमें देखेंगे। इसके सारे डायमेंशन को देखेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या विस्फोट, लिंगानुपात, एवरीथिंग। इसके बाद हमारा 5वां टॉपिक है बच्चा, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। अब आपको देख के ही लग रहा होगा कि सर गरीबी तो हम लोग इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, गरीबी विकास तो हम लोग इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल पढ़ते हो। फर्क यही है कि वहां पर इसके इकोनॉमिक डायमेंशन को पढ़ते हो, यहां पर इसके सोशल डायमेंशन को पढ़ोगे। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट शब्द को देखते हैं बच्चा, तो डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग पहली बार इकोनॉमी में ही हुआ, नो डाउट। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, मशीनों से उत्पादन होता है औद्योगिक क्रांति के द्वारा। औद्योगिक क्रांति के पीरियड में मशीनों से ज्यादा उत्पादन होने लगता है, इतना ज्यादा उत्पादन होने लगता है कि इसी के लिए डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग शुरू किया जाता है। अर्थशास्त्री के द्वारा कहा जाता है कि विकास हुआ है, औद्योगिक क्रांति ने विकास को संभव बनाया है। फिर कालांतर में इस कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन होता है और कहा जाता है कि नहीं, केवल उत्पादन बढ़ जाना और इनकम बढ़ जाना डेवलपमेंट नहीं है, जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए। यानी आर्थिक डायमेंशन के साथ सोशल डायमेंशन को क्लब कर दिया जाता है। विकास को सामाजिक विकास के पैमाने पर नापा जाता है। अब विकास की संकल्पना में आ जाता है उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार, एवरीथिंग। इसको डेवलपमेंट, मानव विकास सूचकांक में इन सबको अब शामिल किया जाता है। और फिर उत्पादन में वृद्धि और आय में वृद्धि को कहा जाता है कि इसको इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट डेवलपमेंट। अब यहीं पर दो अवधारणाएं यूज की जाने लगती है, विकास, डेवलपमेंट, और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी पहले विकास एक मात्रात्मक वृद्धि के रूप में इस कंसेप्ट का उदय होता है, कालांतर में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों इसमें जुड़ जाते हैं और विकास में सामाजिक विकास को भी शामिल कर दिया जाता है। फिर कुछ और लोग इस विकास की संकल्पना पर प्रश्न खड़ा करते हैं और कहते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि शुरू में औद्योगिक क्रांति पूंजीवादी मॉडल के तहत शुरू की गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि विकास कुछ लोगों का हो रहा और कुछ लोगों की हालत खराब होती जा रही है, ये विकास नहीं है। विकास तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको लाभ मिले, सबका विकास हो, सबका विकास हो, सामाजिक न्याय से युक्त विकास हो, समावेशी विकास हो। यानी तीसरे लेवल पर विकास में सामाजिक न्याय को भी जोड़ा गया, सोशल जस्टिस को जोड़ा गया। डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस पर बल दिया गया और पूरे दुनिया में डेवलपमेंट के कंसेप्ट में सोशल जस्टिस को क्लब कर दिया गया। 1970 तक आते आते हमारे भूगोल के विद्वानों ने बताना शुरू किया कि विकास के जिस मॉडल को हम अपना ले रहे हैं, इससे सबका विकास तो हो रहा है, लेकिन अगली पीढ़ी का विकास बाधित हो रहा है, क्योंकि हम अत्यधिक उत्पादन के चक्कर में पर्यावरण को इस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं
मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारी अगली पीढ़ी अगर खेतों में अनाज बीज डालेगी तो बीज गल जाएगा, इतना प्रदूषित हो जाएगा मिट्टी। हमारी अगली पीढ़ी सांस नहीं ले पाएगी, अगली पीढ़ी को शुद्ध पीने का पानी नहीं रहेगा। ये विकास सही नहीं है। विकास ऐसा हो जहां पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाई जाए। और यहीं से विकास में एक चौथा डायमेंशन जुड़ता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको कहा गया सतत विकास। और 1990 तक आते आते वैश्वीकरण चरम पे आ गया। अब कहा जाने लगा कि हम भारतीय समाज और अमेरिकी समाज में नहीं रहते हैं, अब हम विश्व समाज में रहते हैं। यातायात और संचार के साधनों का इतना ज्यादा विकास हुआ कि अब ग्लोबल सोसाइटी की बातें की जाने लगी। और जब हम ग्लोबल सोसाइटी की बात करने लगे तो विकास की संकल्पना को वैश्विक विकास के पैमाने पर नापा गया। अब विश्व विकास की बातें की जाने लगी। 2000 में यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में विश्व के देश बैठकर विश्व विकास के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि 2000 से 2015 तक हमें इन 7 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसको सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्य कहा जाता है। फिर 2015 में यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में विश्व के देश बैठते हैं और सतत विकास के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, यानी कुछ और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं कि 2015 से 2030 तक हमें 17 लक्ष्य और 169 गोल एंड 169 सब गोल निर्धारित किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में शामिल सभी देश संकल्प लेते हैं कि हमें विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है 2030 तक। इसको एसडीजी कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। कहने का मतलब है कि विकास की संकल्पना में समय समय पर बदलाव होता गया, उसका डायमेंशन फलक बड़ा होता गया। 5वें स्तर में जाकर के विकास में विश्व विकास की संकल्पना भी जुड़ गई है। अब हम जब विकास को पढ़ते हैं तो अलग अलग सेगमेंट में जब हम पढ़ते हैं बच्चा, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। जब हम इसी विकास को इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो उसके इकोनॉमिक डायमेंशन पर फोकस्ड होते हैं। इसी विकास को जब हम इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हैं तो उसके हम सोशल डायमेंशन पर फोकस्ड होते हैं। और इसी विकास को हम सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं, उसके हम सोशल जस्टिस वाले डायमेंशन पर फोकस्ड होते हैं। इसी विकास को जब हम इन्वायरमेंट में वाले पेपर में पढ़ते हैं तो हम उसके इन्वायरमेंट वाले डायमेंशन पर फोकस्ड होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भले एक शब्द अलग अलग जगह पर है लेकिन उसका नजरिया अलग होगा और उससे जुड़े हुए डायमेंशन और अप्रोच भी पढ़ने का अलग होगा। हम लोग यहाँ पर गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे में हम इससे जुड़े हुए जो इसके सोशल इश्यूज है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका 5वां चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो 6ठा है इस सिलेबस में, शहरीकरण। शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपाय। एक तो था पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। शहरीकरण क्या है, शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं क्या है और उसका समाधान क्या है। समाधान जब हम पढ़ते हैं तो समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है और उसमें क्या क्या और सुझाव हो सकता है, उसकी एक समीक्षा और सुझाव, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब शहरीकरण भूगोल में भी आप पढ़ेंगे लेकिन उसका डायमेंशन अलग होगा और यहां पर हम इसके सोशल डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। 2013 में सवाल भी पूछा गया है बच्चा कि शहरीकरण से संबंधित सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या शहरीकरण का एक अलग पहलू है और अति नगरीकरण जनित समस्या एक अलग पहलू है। हम सामाजिक सांस्कृतिक समस्या पर फोकस्ड रहेंगे, अति नगरीकरण जनित समस्या को भी पढ़ेंगे। तो शहरीकरण क्या है, इसके क्या समस्याएं हैं, शहर की तरफ जाएंगे, शहरी समाज को देखेंगे, शहरी समाज की समस्याओं को देखेंगे और फिर इसके समाधान के लिए सरकार क्या क्या कर रही है इसको हम देखेंगे और इसमें क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। डन, ये है हमारा 7वां टॉपिक है बच्चा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, ये सब 4 दिन 3 दिन के टॉपिक है बच्चा। जितना पहला वाला टॉपिक का डायमेंशन बहुत बड़ा है और महिला वाला टॉपिक जो है अगर हम दोनों को क्लब करके पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समय लेते। डन। इसके बाद बारी आती है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, इफेक्ट्स
ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। बच्चा, इन 1991 1991 जुलाई 1991 में हमारी सरकार ने WTO और IMF के साथ एक वाशिंगटन कंसेंसस पे हस्ताक्षर किया। इस हस्ताक्षर का एसेंस था कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दी गई। मतलब अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से बिल्कुल पृथक करके नहीं रखेंगे, बल्कि हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्लब कर देंगे। आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करने पर बल देंगे। दुनिया के अन्य देशों के निजी निवेश को भारत में इनवाइट करेंगे। अन्य देश के लोग भारत में आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे और भारत के इंडस्ट्रीज भी दुनिया के देशों में जाकर के इंडस्ट्री लगाएंगे। इस वाशिंगटन कंसेंसस का क्रक्स 3 शब्दों में बताया जाता है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है स्टेट विल बी लिबरल, यानी राज्य जो है वो रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में अपनी भूमिकाओं को कम करेगी। प्राइवेटाइजेशन, राज्य विकास की प्रक्रिया में निजीकरण को बढ़ावा देगी। और ग्लोबलाइजेशन, भारत के आर्थिक संबंधों को विश्व के देशों के साथ संबंधित कर दिया जाएगा। इसको एक शब्द में हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इसके साथ क्लब हो जाता है। अब जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण केवल इकोनॉमी का ही नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया के देशों से जुड़ जाती है, हमारे देश के लोग दुनिया के देशों में आने जाने लगते हैं, यातायात और संचार साधनों का जब विकास होता है तो हमारे देश का समाज और संस्कृति भी दुनिया के देशों के साथ जुड़ जाता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया केवल इंडिया के इकोनॉमी को ही प्रभावित नहीं करती है, ग्लोबलाइजेशन की इस प्रक्रिया ने इंडिया के सोशल और कल्चरल सिस्टम को भी इसने प्रभावित किया है, इंडियन सोसाइटी को भी इसने प्रभावित किया। अब इसी वैश्वीकरण को जब हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि इसका क्या इकोनॉमिक डायमेंशन है, क्या इसका इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस है, इफेक्ट है। और इसको जब हम यहां पढ़ेंगे तो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पर इफेक्ट क्या है। ये टॉपिक भी बड़ा सीधा लगता है, क्योंकि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, ठीक है, ढेर सारे पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। लेकिन सवाल जिस तरह का पूछा गया है उसमें इस टॉपिक के डायमेंशन को बढ़ाना होगा। पहली बार सवाल इस टॉपिक से जो पूछा गया वो पूछा गया वैश्वीकरण का वृद्धों पर प्रभाव, तो वृद्धों पर पूछा गया तो बच्चों पर भी पूछा जा सकता है। दूसरी बार पूछा गया वैश्वीकरण का इंडियन कल्चर पर प्रभाव। तीसरी बार पूछा गया वैश्वीकरण का विविधता पर प्रभाव, सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव, कल्चरल डाइवर्सिटी पर प्रभाव। और फिर पूछा जा रहा है वैश्वीकरण का भारतीय महिलाओं पर प्रभाव। तो बच्चों पर भी पूछा जा सकता है, किसानों पर भी पूछा जा सकता है, श्रमिक वर्ग पर पूछा जा सकता है। तो वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव है, अलग अलग डायमेंशन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। विवाह परिवार व्यवस्था पर पूछा जा सकता है, वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर क्या प्रभाव है पूछा जा सकता है। यहां पर आकर के टॉपिक थोड़ा सा बढ़ जाता है, समय थोड़ा बढ़ जाता है, क्लास थोड़ा बढ़ जाता है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसका क्या क्या प्रभाव है इसको हम पूरा का पूरा देखने का प्रयास करें। कि पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम पूछने वाले प्रश्नों को पकड़ सके। कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा हो हमारे रेंज से बाहर ना हो, और इस तरीके से हम पढ़ें कि फिर उससे बाहर ना आए, और अगर आए भी तो हम इतने क्षमतावान रहे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में उस आंसर को मैनेज कर सके। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है। और हमारा 8 नंबर जो टॉपिक है बच्चा वो है सामाजिक सशक्तिकरण। इसको हम लोग जो देखते हैं सामाजिक सशक्तिकरण में हम 3 मेन टॉपिक देखते हैं: सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये भारतीय समाज को सशक्त करने के समक्ष चुनौतियां हैं, इसलिए हम इनको समस्या के रूप में देखते हैं।
सांप्रदायिकता को हम भारतीय समाज के समक्ष समस्या के रूप में देखते हैं, क्षेत्रवाद को हम भारतीय समाज के समक्ष समस्या के रूप में देखते हैं। यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ 2 टॉपिक है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षीकरण। ये दोनों टॉपिक सेपरेट है, दोनों टॉपिक को हम अलग अलग पढ़ेंगे। क्षेत्रवाद एक अलग टॉपिक है, एक अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर 3 टॉपिक होगा। यही है हमारा सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस को हम लोग ने टाइम डिसाइड किया है 60 आवर्स, और मैं कोशिश करूंगा कि 60 आवर्स में कुछ भी ऐसा बाकी ना रहे जिसको कि हम कवर न करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें मेरा साथ देंगे, और मेरे साथ देने का मतलब है कि आप पढ़ के आएंगे, क्योंकि बच्चा ये केवल मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। एक शिक्षक को खुशी तब होती है जब उसका छात्र भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और मैंने आपसे पहले ही वादा लिया है कि मैं आपको खुश करने के लिए पढ़ाऊं या आपको पास करने के लिए पढ़ाऊं। ये बड़ा क्लियर है कि इतना एक्सपीरियंस मुझे है, 40 साल इस विषय को पढ़ते हुए हो गया, 30 साल इस विषय को पढ़ाते हुए हो गया। मेरे ख्याल से जब से मैं पढ़ा रहा हूं आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। इतना तो क्षमता है बच्चा कि मैं आपको खुश कर दूं, लेकिन जैसे ही मैं आपको खुश करने पर फोकस्ड होऊंगा, आपकी सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। मैं आज अपनी क्लास के अंत में जो बात आपसे कह रहा हूं कि आपको जैसे ही मैं खुश होने पर, करने पर फोकस्ड होऊंगा, आपकी सफलता आपसे दूर चली जाएगी। और जब मैं आपको कैसे पास कराना है इस पर फोकस्ड होकर के आपको पढ़ाऊंगा, तो आपकी सफलता आपके नजदीक होगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होगा कि जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा तनाव होता है, समझने के लेवल पर थोड़ी दिक्कत होती है। अधिक पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है बच्चा। मैं चाहूंगा कि इसको बोझ के रूप में नहीं, एक जुनून के रूप में आप पढ़ो। तभी मैंने जो आपसे पहले से ही सहमति ली थी कि खुश करने के लिए पढ़ाऊं कि पास करने के लिए, और आप सबने कहा था कि पास करने के लिए पढ़ाइए। ये पास करने के लिए पढ़ाने में मेरी सफलता तभी होगी जब आपका भी एनर्जी लेवल उतना ही तगड़ा हो। तो जब तक हम लोग आज से आगे के दिनों तक क्लास करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे के पूरे एपिसोड में आपका एनर्जी लेवल तगड़ा रहना चाहिए। इस फर्स्ट एपिसोड में मैं 19 तक आपका क्लास दे रहा हूं। 20 से मैं करीब 17 दिनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूं, यूरोप जा रहा हूं, और 19 तक में लगभग सेगमेंट को मैं पूरा करूंगा, और जो प्रीलिम्स के 2 सेगमेंट है वो वहां से आने के बाद मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बट ये 19 तारीख तक बस करो या मरो के रूप में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लग जाइए। तो आपका इस सेक्शन का 75 अंक आपके लिए मैं बेहतरीन करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमेशा याद रखो बच्चा, सफल होने के लिए एक एक बॉल, एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम एक एक रन की बात करते हैं तो हमारे लिए एक एक बॉल इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में जब देखते होगे मैच जीतने के कगार पे होता है तो बॉल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, रन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही यूपीएससी है, आपके लिए एक एक अंक इंपॉर्टेंट है। इसलिए 75 अंक नहीं, हमारा प्रयास हो कि 75 अंक में हम मैक्सिमम कैसे लाने का प्रयास करें। इसलिए मैं आपसे एक शिक्षक के रूप में अपेक्षा यही रखूंगा कि आप कल से, जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे, कल से क्लास की टाइमिंग मेरे ख्याल से हमें जैसा बताया गया 12:30 से होगी, 12:30 से होगी। 12:30 से 2 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा मैं समय लेता हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो, तो अपने आप को कष्ट देने के लिए भी तैयार रहो। 2.5 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट मैं लेने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप कल से हम लोग युद्ध स्तर पर इस क्लास को शुरू करते हैं, और मैं चाहूंगा कि सिलेबस कल से आपका रटा हुआ होना चाहिए। कल आप सिलेबस रट कर आएंगे। एक एक टॉपिक, सिलेबस में 8 पॉइंट है, पहले तो आप यही रटो, बाद में बाकी सिलेबस को रटना। पहले इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को आप रट जाओ, बाद में रटोगे बाकी सिलेबस। तो क्या होगा कि पढ़ाते समय मैं जब कनेक्ट करूंगा अन्य जगहों से तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, आपके ऊपर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको याद ही नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छा से पढ़ के आएं, मेरे साथ साथ पढ़ते रहें। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, और थोड़ा कष्ट हो तो जुझारू बनिए।
उसको पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। स्टडी मटेरियल मैं पहले दे रहा हूं, उसको आप देखिए, पढ़िए। कहिएगा तो अलग से मैं डाउट सेशन रख लूंगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पर हम लोग एक पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे का डाउट सेशन रख लेंगे, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो लगभग हम लोगों ने सिलेबस पे पूरी चर्चा कर दी है बच्चा। ये है हमारा सिलेबस, और कल से हम लोग इंडियन सोसाइटी का अपना सिलेबस टॉपिक पढ़ने का काम शुरू करेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।